मैं तो कहता कहता चला जाऊंगा, लेकिन किसी दिन याद आऊंगा कि एक मिस्कीन आदमी था, वो जो कहता था वही सही था। 16 अक्टूबर 1947 को यह बात कहने वाले व्यक्ति ने 30 जनवरी आज ही के दिन सन 1948 में नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति से 3 गोलियां अपने शरीर पर झेली और प्राण त्याग दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी। नमस्कार, मैं कुमार सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ अज्ञानी पर। आज शहीद दिवस है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, और हम अपने इस एपिसोड में उनके जीवन के कुछ कार्यों के विषय में, उनके व्यवहार के विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह जानकारियाँ आप तक, आपके परिवार तक और आपके दोस्तों तक पहुँच सकें। गांधी साउथ अफ्रीका में ही थे। उसी समय एक ईसाई मिशनरी जिसका नाम था जोसेफ टोक, उसने उनकी पहली जीवनी लिखी। किताब का नाम था M.K. गांधी एन इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका। इस घटना से आज तक लगभग 100 साल से ऊपर हो गए, लेकिन गांधी के ऊपर लिखना बोलना कम नहीं हुआ। हर साल गांधी के ऊपर किताबें छप रही हैं, लोग लिख रहे हैं। यह दर्शाता है कि गांधी के अंदर कुछ तो ऐसा था जिसे आज भी खोजा जा रहा है, जिसे आज भी खोजे जाने की संभावना है, जिस पर काम अभी बाकी है। गांधी के बचपन को अगर देखें, हमारे यहाँ कहावत है, ऊँट के पाँव पालने में भी दिख जाते हैं। लेकिन गांधी के बचपन को देखें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि हम यह अनुमान कर सकें कि यह व्यक्ति आने वाले समय में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय नेता होगा। बचपन में मोहनदास सांप से डरते थे, अंधेरे से डरते थे। बलवान होने के लिए अपने दोस्त की एक सलाह पर परिवार से छुपकर मांसाहार किए। कोई कह सकता था इस बालक को देख करके कि इसका भविष्य क्या होगा। पढ़ाई में भी कोई खास अव्वल नहीं थे। मैट्रिक की परीक्षा में मात्र 39% अंक आए थे उनके। गांधी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। उम्र के 22वें वर्ष में लौटकर भारत आते हैं। मुंबई में प्रैक्टिस के लिए अर्जी देते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं वकालत की। लेकिन काम कुछ जमता नहीं। 2 साल संघर्ष करते हैं, काम कुछ जमता नहीं, और यह संघर्ष केवल निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। 2 साल बाद गांधी लौटकर राजकोट आ जाते हैं। राजकोट में अर्जी देते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर एक 2M दर्जे का काम मिलता है, जो कि डॉक्यूमेंट लिखने का काम। मजबूरी में वो करते हैं, और साथ ही साथ एक जगह टीचर के लिए आवेदन देते हैं कि उन्हें शिक्षक का पद मिल जाए और वो पढ़ाना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। ऐसा लगता था कि नियत ने गांधी के लिए सारे दरवाजे भारत में बंद कर दिए। लेकिन इसी समय दक्षिण अफ्रीका से एक खिड़की खुलती है। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी अपना मुकदमा लड़ रही होती है। उसे भाषा को लेकर समस्या होती है। वो मोहनदास करमचंद गांधी को ऑफर देती है कि आप अगर दक्षिण अफ्रीका आ सकें तो आएं और हमारे केस में हमारी मदद करें। यहाँ भी गांधी को इस वजह से नहीं बुलाया गया कि वो एक अच्छे वकील थे, प्रतिष्ठित वकील थे, या वो उनका मुकदमा लड़ दे, बल्कि कंपनी की इच्छा यह थी कि वह मुकदमे से ज्यादा दुभाषी के रूप में काम करें। जो समस्या कंपनी को आ रही थी भाषा को लेकर के, उस समस्या के समाधान के रूप में गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। लेकिन गांधी के पास कोई रास्ता नहीं था, उन्हें जाना था, वे गए। 1 साल बाद 1984 में जब गांधी वापस भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, तो एक सभा बुलाई गई, एक पार्टी का आयोजन किया गया। उस आयोजन में दादा अब्दुल्ला, उनकी कंपनी और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा होते हैं। कोई व्यक्ति गांधी का ध्यान इस समाचार की ओर खींचता है जिसमें एक विधेयक की बात हो रही होती है, जहां भारतीयों का वोट देने का अधिकार छीनने की बात हो रही होती है। गांधी कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि हमारे 100 बेटी की पहली कील है। किसी ने कहा, फिर तो आपको नहीं जाना चाहिए, आपको 1 माह रुकना चाहिए, हम आपके 1 माह के खर्चे की पूरी व्यवस्था करेंगे।
गांधी रुकते हैं, लेकिन एक माह नहीं, एक साल नहीं, लगभग 20 से 21 साल गांधी साउथ अफ्रीका में रुकते हैं और वहां तमाम तरह के आंदोलन सफलतापूर्वक करते हैं। 1915 गांधी भारत लौटते हैं, लेकिन आने वाला गांधी जाने वाले गांधी से बहुत ही अलग व्यक्तित्व है। जाने वाला गांधी हताश और निराश व्यक्ति है, लेकिन आने वाला गांधी एक यशस्वी और आत्मविश्वास से लबरेज गांधी। गांधी बंबई में उतरते हैं तो काठियावाड़ी वेशभूषा में होते हैं ताकि वो भारतीयों के साथ खुद को कनेक्ट कर सके। अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी भारत यात्रा पर निकलते हैं। गांधी जब चंपारण पहुंचते हैं तो वहां के किसानों का दुख दर्द देखकर गांधी को बहुत दुख होता है और गांधी सिर्फ एक धोती और कुर्ते में आ जाते हैं। साल 1921 मदुरई तमिलनाडु, वहां लोगों की दुर्दशा देखकर गांधी ने प्रण लिया अब वह एक केवल छोटी धोती और एक चादर के साथ रहेंगे और आजीवन मृत्यु के दिन तक गांधी का यही वस्त्र रहा। भारत में जो गांधी का पहला आश्रम बना वो अहमदाबाद के बाहरी किनारों पर एक जगह थी, कोचरब आश्रम था। तूफान तब था जब गांधी इस कोचरब आश्रम में एक अछूत दंपति को रहने की आज्ञा दे देते हैं। लोग बहुत सारा तूफान मचाते हैं। आप सोचिए कि साल 1915 उस समय भारत की सामाजिक स्थिति क्या रही होगी, लेकिन फिर भी गांधी किसी की परवाह न करते हुए भी उस दंपति को अपने आश्रम में रहने की अनुमति देते हैं। लोग हो हल्ला मचाते हैं, कस्तूरबा तक आश्रम छोड़ने की धमकी देती हैं, आर्थिक सहायता देने वाले आर्थिक सहायता न देने की धमकी देते हैं, लेकिन गांधी झुकते नहीं। गांधी ने कहा जिसे जाना हो वो जा सकता है, जिसे आर्थिक सहायता बंद करनी हो वो बंद कर सकता है, लेकिन यह जोड़ा इस आश्रम से कहीं नहीं जाएगा। साल 1933 में गांधी हरिजन यात्रा निकालते हैं और ये वही दौर था जब भारत में हरिजनों के अछूतों के मंदिर प्रवेश को लेकर के आंदोलन चल रहा था। हिंदुओं का एक गुट नाराज था इस बात से और उसी गुट का कोई एक आदमी था जिसका नाम था लाल नाथ। लाल नाथ गांधी की सभाओं में जाता, उन्हें छेड़ता, विरोधी बयान देता। ऐसा उसने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन चौथी बार जनता का धैर्य टूट गया और लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। गांधी को घटना की जानकारी मिली। गांधी ने घटना की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए उस व्यक्ति से माफी मांगी और अपने अनुयायियों से माफी मांगी। बात यहीं खत्म हो सकती थी, बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन गांधी के महात्मा होने की यात्रा ऐसे ही होती। गांधी अगले दिन 7 दिन के उपवास की घोषणा करते हैं। लोग आश्चर्यचकित कि जिसे मारा गया उससे माफी मांग ली, आपने भी माफी मांग ली, अब इस 7 दिन के उपवास का क्या प्रयोजन? गांधी कहते हैं लोकतंत्र का मतलब ही है कि यदि कोई विरोधी मेरे विरोध में कुछ कहना चाहे तो उसे वह कहने का पूरा अधिकार है, और अगर उसे ऐसा करने से कोई रोकता है तो मैं उससे जी जान से लड़ूंगा। ये गांधी थे और ये गांधी का बड़प्पन था, ये गांधी का भारत को बनाने का तरीका था। गांधी 61 साल के हैं। मन में नमक सत्याग्रह का विचार होता है। यह विचार वो अपने लोगों से बांटते हैं और इसकी प्रतिक्रिया में उनके अपने लोगों का कहना है कि यह कैसा बेवकूफाना विचार है। नेहरू नाराज, पटेल नाराज। पटेल तो इतने नाराज हुए कि नमक सत्याग्रह के लिए जो प्लानिंग कमेटी बनाई जा रही थी उसकी मीटिंग तक में नहीं आए। मोतीलाल ने चिट्ठी लिखी कि कैसा बेवकूफाना निर्णय है ये। तमाम लोगों ने गांधी के इस निर्णय की खिल्ली उड़ाई, लेकिन गांधी ने तय कर लिया कि मुझे करना है तो करना है। और यह लोगों को समझ में आने योग्य बात भी नहीं थी कि एक चुटकी उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे चुनौती दी जा सकती है। लेकिन गांधी ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी
यह घोषणा होते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लगता था कि इस आंदोलन में कोई दम नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ दिन बाद मोतीलाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोतीलाल ने जो चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी को कि यह कैसा बेवकूफाना निर्णय है, गांधी ने उन्हें 2 टूक जवाब दिया था अपनी चिट्ठी में, करके देख लो। और मोतीलाल जब जेल जाते हैं तो वहां से बापू को 2 टूक में ही जवाब देते हैं, करके देख लिया। 12 मार्च सन 1930 को यह यात्रा शुरू होती है। 200 मील की यात्रा है, दांडी तक पैदल जाना है। 61 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके साथ 78 लोग हैं। वो कार से भी जा सकते थे, साथ में एक घोड़ा भी था, उस पर भी वो जा सकते थे। लेकिन बापू ने निर्णय लिया कि वह पूरी यात्रा पैदल ही करेगा। बापू आम आदमी को जोड़ना चाहते थे, उससे जुड़ना चाहते थे। बापू ने यात्रा शुरू कर दी। जिन जिन गांवों से गुजरे, भव्य स्वागत हुआ और उन गांवों से कुछ न कुछ लोग गांधी के साथ जुड़ते गए। यात्रा के दौरान इरविन को खबर होती है, इरविन को कोई सूचना देता है कि गांधी का बीपी इतना बढ़ गया है कि शायद मानसिक दबाव और थकान के चलते यात्रा पूरी होने से पहले गांधी की मौत हो गई। मन ही मन खुश इरविन गांधी के मरने का इंतजार करते हैं। गांधी मरते तो नहीं, लेकिन 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और चुटकी भर नमक उठाकर साम्राज्यवादियों के कानून को तोड़ देते हैं। इतना बड़ा आंदोलन गांधी चलाते कैसे थे? ये बड़े बड़े आंदोलन होते थे तो उसका फंड या गांधी कैसे उस फंड की व्यवस्था करते थे, इसकी एक बानगी इसी दांडी यात्रा से देखने को मिलती। बाबू ने जो चुटकी भर नमक उठाया वो रॉ मटेरियल था। अच्छा नमक तो अंग्रेज वहां से ले जा चुके थे। चुटकी भर नमक यानी आधा तोला नमक, आधा तोला लमसम। गांधी चुटकी में उठाए हुए उस नमक की गोली लगाते हैं और कोई गांधी प्रेमी उसे 525 रुपए में खरीद लेता है। आप सोचिए कि जिस समय सोने का भाव 40 रुपया तोला था, उस समय में एक चुटकी नमक की कीमत 525 रुपए। कैसा प्यार रहा होगा लोगों का गांधी के लिए। और ये गांधी अक्सर करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये दांडी में किया, किसी ने उन्हें जेवरात दिए डिब्बे में बंद करके। तो बाबू ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैंने और बा ने तो कभी आभूषण पहने ही नहीं। उन्होंने वो डिब्बा बेच दिया 1000 में। एक घटना मैंने पढ़ी किसी पुस्तक में कि एक तरुण बालक गांधी से नाराज, वो गांधी के लिए बहुत ही आकर्षक पैकिंग वाला डिब्बा ले आकर उन्हें सौंपता है गिफ्ट के रूप, उपहार स्वरूप। वह चाहता है कि गांधी उसे उसके सामने ही खोले। गांधी बड़ी ही सहजता से उस डिब्बे को खोलते हैं और देखते क्या है, उसके अंदर टूटी फूटी चप्पलें और जूते पड़े हैं। निश्चित रूप से उस युवा ने यह कार्य गांधी को अपमानित करने के लिए किया होगा। वह चला जाता है और शाम की प्रार्थना सभा में फिर आता है, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि उसने जो किया है गांधी इससे खींचे होंगे, नाराज होंगे, झल्लाए होंगे। लेकिन गांधी उस युवा के जाने के बाद गांधी वो डिब्बा अपने सहयोगी को देते हैं और उससे कहते हैं इसे ले जाकर मोची को दे आओ और जो भी पैसे मिले उसे हरिजन फंड में जमा करा। तो ये गांधी शाम को प्रार्थना सभा में गांधी लोगों को बताते हैं उस घटना के बारे में। और जब वो युवक उनको इतनी सहजता से बात करते हुए देखता है तो वो कहता है कि वो पैसे मेरे हैं। गांधी उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि बताओ क्या किसी को दिया हुआ उपहार वापस मांगा जाता है? वो लड़का निरुत्तर होता है और चला जाता है। लेकिन सवाल यह है कि गांधी ये सब कर क्यों रहे थे? गांधी कई झोली खोल कर खड़े हो जाते थे पैसे के लिए। 60-61 साल का आदमी पैदल चल रहा है, क्यों, किसके लिए? गांधी ने इतना सारा जो फंड इकट्ठा किया, क्या अपने लिए कोई घर बनवाया? क्या अपने लिए कपड़े, गाड़ी, बंगले खरीदे या अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ किया? बिल्कुल। गांधी ने जो कुछ भी किया वो इस देश के लिए किया, इस देश के लोगों के लिए। लेकिन आज
जब हम देखते हैं कि लोग गांधी को गाली देकर अपमानित कर रहे हैं, गांधी को गद्दार कह रहे हैं, गांधी को अय्यास कह रहे हैं, नाथूराम गोडसे के मंदिर बन रहे हैं, उनके हत्यारे के मंदिर बन रहे हैं, तो यह सब देखकर बहुत ही दुख होता है। जो लोग गांधी को गाली देते हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब वो गांधी को गाली दे रहे हैं तो सिर्फ गांधी को गाली नहीं दे रहे, वह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गाली दे रहे हैं जिन्होंने उन्हें महात्मा कहा, वे सुभाष चंद्र बोस को भी गाली दे रहे हैं जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता कहा, और वो करोड़ करोड़ हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हैं जो प्यार से उन्हें बाबू कहते थे, उनकी एक आवाज पर दौड़े चले जाते थे। गांधी मनुष्य हैं। मैं कतई नहीं कहता कि गांधी आलोचनाओं से परे है, आप आलोचना करिए, लेकिन आलोचना एक मर्यादा की सीमा में रहकर की जाए। आलोचना कीजिए, गाली देना विकल्प नहीं है। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की आलोचना करने के लिए उसके विषय में जानना भी तो जरूरी है। तो गांधी को पढ़िए, गांधी के बारे में लिखा हुआ पढ़िए, गांधी का खुद का लिखा हुआ 96 खंडों में गांधी का संपूर्ण वाङ्मय है, वही पढ़िए। आप बेशक आलोचनाएं कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनके बारे में जानना जरूरी है। गांधी का जीवन इतना विशाल है कि उसे किसी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड में, किसी की यूट्यूब वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता। हम सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने महापुरुषों को पढ़ें, उन्हें जानें, उनका सम्मान करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है।